Dear students, very good morning. It is me Sarat Singh. Welcomes to all the students of Malla Public School who are studying in class 9th as well as in class 10th also. Okay? तो आप पढ़ रहे हो क्या सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के पार्ट में, ठीक है, चैप्टर आपका 1 का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। दिखाया क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अर्थात कि किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रों का विकास हुआ और किस प्रकार से जो यूरोप के राष्ट्र हैं वो अपने अस्तित्व में आए, ठीक है। और आप जानते हो कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यूरोप के महान क्रांतिकारियों ने अपने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए, एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने के लिए महान क्रांतियां की और जिसके फलस्वरूप राष्ट्रों का उदय हुआ। तो इस प्रकार कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसे इटली का, जर्मनी का, ठीक है, इनका सबका एकीकरण है ना। कह रहा है क्या अब इसमें हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों में चैप्टर 1 में महत्वपूर्ण शब्दावलियों में हमने आपको विभिन्न शब्दावलियों के अर्थ बताए थे और आज हम देखते हैं क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, है ना, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने यूरोप के राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया, जिनके योगदान के फलस्वरूप यूरोप में अनेकों राष्ट्र विकसित हुए, ठीक है। इसमें लिखा है क्या फ्रेडरिक सारियो, आंस वेनन, गैरिबाल्डी, ज्यूसेppe मैक्सिमी, काउंट कैमिलो द काबूल और नेपोलियन बोनापार्ट, ये यूरोप के राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका को निभाने वाले, यूरोप के राष्ट्रों के एकीकरण में अपनी भूमिका को निभाने में इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपना अहम योगदान दिया, है ना, महान योगदान दिया। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो कौन थे और इन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं क्या फ्रेडरिक सारियो के बारे में, ठीक है। तो अब आपको बता दें फ्रेडरिक सारियो, तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था, ठीक है। फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था और कला क्या उसमें थी? चित्रकार था, ठीक है। तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था अर्थात चित्रकार था वो, ठीक है। और सन 1848 में फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि उसने 4 चित्र बनाए थे और श्रृंखलाबद्ध रूप से बनाए थे, मतलब एक के बाद एक बनाए थे, ठीक है। तो 4 चित्र बनाए थे, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 4 चित्र उसने बनाए थे, 4 पेंटिंग्स उसने बनाई थी। और इन 4 चित्रों में उसने अपने सपनों का संसार बनाया था, ठीक है। अपना एक सपनों का संसार बनाया था अर्थात जिसे हम आज यूटोपिया के नाम से जानते हैं, फ्रेडरिक सारियो की यूटोपिया, ठीक है ना। और यूटोपिया का मतलब होता है क्या? कल्पना दर्श, अर्थात एक ऐसी दर्शन की कल्पना करना जो असंभव हो, ठीक है। तो फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी अर्थात श्रृंखलाबद्ध रूप से 4 चित्र बनाए थे जिसमें उसने अपने सपनों के संसार को रचा था, सपनों के संसार को उसने दर्शाया था, है ना। एक ऐसे संसार, एक ऐसे समाज की उसने कल्पना की थी अपने चित्र के माध्यम से दर्शाने की, है ना, जिसका साकार होना असंभव था, ठीक है। जिसका साकार होना क्या था? असंभव था, है ना। और
ये उसका ये सपनों का संसार जो था, ठीक है, वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना था, जिसमें सामाजिक रूप से साथ साथ में और राजनीतिक रूप से बिल्कुल एक समान एकता हो, ठीक है। तो समझ गए आप। तो फ्रेडरिक सारियू ने क्या किया? फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था, अर्थात चित्रकार था। उसने सन 1848 में श्रृंखलाबद्ध रूप से 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने अपने सपनों का संसार बनाया था, अर्थात एक कल्पना दर्श का निर्माण किया था। अपने चित्रों के माध्यम से उसने एक ऐसे समाज को, एक ऐसे आदर्श श्रेष्ठ समाज को दर्शाया था, ठीक है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। आप जानते हो, है ना, समाज में कुछ अच्छे तत्व होते हैं, कुछ बुरे तत्व होते हैं। हम सभी लोग अपनी अपनी कल्पना बनाते हैं कि हमारा समाज जो है, जहां हम रहते हैं उसे आप कहते हैं समाज, ठीक है। समाज क्या है? जहां पर आप रहते हो उसे कहते हैं समाज, ठीक है। और समाज का हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो समाज है वो श्रेष्ठ हो। अगर समाज में लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों, कोई व्यक्ति किसी से घृणा न करता हो, ठीक है, और समाज के लोगों में बुरी आदतें ना हो, ठीक है, तो ऐसे एक आदर्श समाज की उसने कल्पना की थी, जिसका होना असंभव था, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो आता है वो क्या है? आर्स्ट रेनन। कौन है भैया? नंबर दूसरे आपके हैं आर्स्ट रेनन। तो आप आइए जान लेते हैं कि आर्स्ट रेनन कौन थे। तो आर्स्ट रेनन भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रेडरिक सारियू फ्रांसीसी कलाकार था, अर्थात चित्रकार था, ठीक है। और आर्स्ट रेनन कौन थे? ये आर्स्ट रेनन जो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अब आप जान लो कि दार्शनिक होता क्या है, ठीक है। क्या आपको पता है दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक वे होते हैं जो हमें एक समझ लो कि जो हमें दार्शनिकता का ज्ञान देते हैं, अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, अर्थात जो हमें जीवन की सच्चाई का वर्णन करें, जो हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई को बताएं, वो व्यक्ति होते हैं क्या? दार्शनिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे अपने भारत में महान दार्शनिक हुए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य उनमें से सबसे महान दार्शनिक माने जाते हैं भारत के। तो आर्स्ट रेनन कौन थे? ये फ्रांस के एक महान दार्शनिक थे, है ना। और ये प्रसिद्ध, इन्होंने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद के उदय में, राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रों के एकीकरण में महान भूमिका निभाई। तो आर्स्ट रेनन ने जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी विचारधारा से फ्रांस के लोगों को बहुत ही प्रभावित किया, ठीक है। और फ्रांस को एक मजबूत राष्ट्र इनकी विचारधारा के फलस्वरूप, है ना। आप जानते हो कि जब ये बोलते थे तो लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे इनकी बातों को, और इनकी बातों से, चूंकि दार्शनिक थे, इनकी बातों से बहुत ही प्रभावित होते थे, ठीक है। तो आर्स्ट कौन थे? फ्रांस के एक महान दार्शनिक थे, और इन्होंने सन 1882 में, ठीक है, सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को उन्होंने प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार से एक राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। तो समझने के बाद आर्स्ट रेनन कौन थे? आर्स्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने सन 1882 में सोर्बोन, फ्रांस के सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान में उन्होंने राष्ट्र के, ठीक है, राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था कि एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श, एक श्रेष्ठ राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा आता है क्या? गैरीबाल्डी। कौन आता है भैया? गैरीबाल्डी, ठीक है। तो गैरीबाल्डी जो थे वो इटली के एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। इटली के एक क्या थे? महान क्रांतिकारी थे। साथ साथ में वे इटली के सार्डिनिया और पीडमॉन्ट,
ये इटली के 2 राज्य हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में भारत में 28 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे 28 राज्य हैं। ऐसे ही तब मध्यकाल में मतलब 18वीं शताब्दी में जो इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? दो राज्य थे। कौन कौन से? सार्डिनिया और पीडमान, ठीक है। तो सार्डिनिया और पीडमान है ना, ये इटली के 2 राज्य थे। तो ये सार्डिनिया और पीडमान नामक 2 राज्यों का क्या था? सेनापति था, है ना। और इसने इटली की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वह स्वयं व्यापारी नौसेना में एक नाविक भी था, ठीक है, मतलब एक महान नाविक भी था, है ना। तो आप जानते हैं भैया गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी सार्डिनिया और पीडमांट, ठीक है, सार्डिनिया और पीडमांट का एक महान क्रांतिकारी था, साथ साथ में सेनापति था, है ना। और वह इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और वह एक महान नाविक भी था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या? जूसेपे मैसनी। क्या आता है? जूसेपे मैसनी। तो जूसेपे मैसनी कौन था? तो यार बच्चों, जूसेपे मैसनी जो था इटली का एक महान क्रांतिकारी था। जूसेपे मैसनी जो था वो इटली का सबसे ज्यादा मतलब एक महान क्रांतिकारी था, और वो प्रसिद्ध, हालांकि गैरीबाल्डी जो था इटली का एक क्रांतिकारी था, ठीक है, लेकिन गैरीबाल्डी और जूसेपे मैसनी ये इटली के क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा फेमस हैं, है ना। गैरीबाल्डी जो था, है ना, वह एक महान विचारक भी था साथ साथ में, है ना। अर्थात जब वह अपने क्रांतिपूर्ण विचारधारा को प्रस्तुत करता था तो वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था, लेकिन साथ साथ में जूसेपे मैसनी था वो भी इटली का एक महान क्रांतिकारी था, ठीक है। और जूसेपे मैसनी मुख्य रूप से 2 क्रांतिकारी संस्थाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसने 2 क्रांतिकारी संस्थाएं बनाई थी। नंबर 1 था क्या? यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। तो यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 क्रांतिकारी संस्थाएं उसने बनाई थी, ठीक है। और साथ साथ में क्या किया? उसने एकीकृत इटली मतलब इटली को एक करके, इटली के 7 राज्यों को एक करके एक सशक्त, एक मजबूत इटली के निर्माण के लिए उसने, है ना, अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण हो सकता है और इटली एक महान और मजबूत राष्ट्र बन सकता है। तो प्यारे बच्चे समझ गए जूसेपे मैसनी कौन था? जूसेपे मैसनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था, और उसने 2 क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। साथ साथ में उसने एक एकीकृत और मजबूत इटली को बनाने के लिए, के निर्माण के लिए एक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि इस प्रकार से इटली एक महान और मजबूत राष्ट्र बन सकता है। इसके बाद आपका आता है 5वां, काउंट कैमिलो द काउंट, ठीक है। ये क्या था? काउंट कह रहा है क्या? काउंट कैमिलो द काउंट ये भी सार्डिनिया और पीडमान का प्रधानमंत्री था। क्या था? सार्डिनिया और पीडमान का प्रधानमंत्री था। इटली के 2 राज्यों सार्डिनिया और पीडमान का प्रधानमंत्री था, ठीक है। और उसने भी इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का उसने नेतृत्व किया था। कौन था? काउंट कैमिलो द काउंट कौन था? सार्डिनिया और पीडमान का प्रधानमंत्री था। उसने
उसने इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और सामान्यतया जो काउंट कैमेरो था वो ना ही एक क्रांतिकारी था और ना ही एक ना ही वह एक क्रांतिकारी था और ना ही वह जनतंत्र पे विश्वास करता था। वो सोचता था कि अगर राजा का तंत्र होगा, ठीक है, मतलब राजतंत्र होगा, तभी एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, ऐसा वो सोचता था, ठीक है। लेकिन वो क्रांतिकारी इसलिए बना था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि निरंकुश शासन हो, राष्ट्र में निरंकुश शासन हो, ठीक है। वो ये चाहता था राजतंत्र तो हो लेकिन जनता को पूर्ण अधिकार हो, ऐसा वो चाहता था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। आप जानते हो नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आपने खूब पढ़ा होगा, है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था और उसने फ्रांस को एक महान और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में, ठीक है, समस्त यूरोप जो था वो, है ना, समस्त यूरोप जो था वो फ्रांस से प्रभावित था, ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के कारण कहा जाता है, एक यूरोप के लिए कहावत प्रसिद्ध है ना, एक कहावत प्रसिद्ध थी कि जब फ्रांस छींकता है तो समस्त यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्यों था, क्योंकि फ्रांस जो था वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था और नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रांस एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। फ्रांस की सेनाएं जिधर भी चल देती थी तो ऐसा माना जाता था कि उसकी जीत पक्की है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, और खास बात यह था कि उसका उद्देश्य क्या था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या उद्देश्य था कि वह संपूर्ण फ्रांस में एक समान शासन व्यवस्था लागू करना चाहता, संपूर्ण फ्रांस में एक समान शासन व्यवस्था लागू करना चाहता और संपूर्ण फ्रांस में एक समान शासन व्यवस्था लागू करने के लिए उसने 1804 में एक संहिता का निर्माण किया था जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इस संहिता में उसने अपने देश में अर्थात फ्रांस में समस्त चीज़ों पर उसने कानून बना दिए थे, अर्थात लिखित कानून बना दिए थे और उनको पत्थरों पर खुदवा करके उन कानूनों को स्थान पर उसने लगवाया था, जैसे जिसमें बाजार के नियम, सैनिकों के नियम, नागरिकों के नियम आदि नियम थे, ठीक है। समझिए बात। तो ये था तुम्हारे क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति। आइए एक बार फिर जान लेते हैं फ्रेडरिक सारियू कौन था। फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का एक महान कलाकार था अर्थात चित्रकार था और उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, अर्थात एक के बाद एक 4 चित्र बनाए थे और अपने चित्रों के माध्यम से, अपने पेंटिंग्स के माध्यम से उसने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना की थी जिसका वास्तव में, जिसका सच्चाई में वास्तविक रूप से होना संभव नहीं है, ठीक है। आर्स्ट रेनन कौन था, तो प्यारे बच्चों, तो आर्स्ट रेनन फ्रांस का एक दार्शनिक था और उसने 1882 में फ्रांस के सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था और अपने व्याख्यान के माध्यम से उसने, है ना, उसने राष्ट्र की अपनी परिभाषा दी थी, अर्थात राष्ट्र की अपनी समझ प्रस्तुत की थी कि इस प्रकार से राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र का उदाहरण दिया था कि इस प्रकार से राष्ट्र होना चाहिए। नंबर तीसरा पर क्या है, गैरिबाल्डी। क्या है, गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी था वो इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति था, और वह स्वयं एक महान सेनानी होने के साथ साथ वह एक कुशल नाविक भी था, मतलब एक कुशल नौसैनिक भी था। जूसेपे मैसरी कौन था, तो जूसेपे मैसरी इटली का एक महान क्रांतिकारी था और उसने
इटली में उसने इटली में यंग इटली की स्थापना की थी। यंग है ना, इटली में एक महान क्रांतिकारी संस्था यंग इटली की स्थापना की थी। साथ में उसने यंग यूरोप की भी स्थापना की थी, है ना, यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। और उसने इटली के एकीकरण की अपनी उसने इटली के एकीकरण के लिए और इटली को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि है ना कि ये कदम उठा करके इटली एक महान और मजबूत राष्ट्र बन सकता है। इसके बाद आता है क्या, काउंट कैमिलो दा टॉर्टू, ठीक है। ये इटली के सार्डिनिया और पीडमांड का प्रधानमंत्री था और उसने इटली को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए, है ना, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था और क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। वह जो था एक क्रांतिकारी था, साथ में वह जो था, है ना, वह जनतंत्र में भी विश्वास नहीं करता था, मतलब जनता के शासन में विश्वास भी नहीं करता था। वो चाहता था कि देश में राजतंत्र रहे लेकिन जनता को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान शासक था, महान सम्राट था और उसने, है ना, उसने संपूर्ण फ्रांस में एक समान शासन व्यवस्था लागू की और एक समान शासन व्यवस्था लागू करने के लिए सन 1804 ईस्वी में उसने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया जिसे हम नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। और इस संहिता के माध्यम से उसने संपूर्ण राष्ट्र में एक समान कानून व्यवस्था लागू करने के लिए उसने नियमों और कानूनों को पत्थरों पर खुदवा करके संपूर्ण राष्ट्र में अर्थात संपूर्ण फ्रांस में यहाँ वहाँ लगवा दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये महात्मा व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप के राष्ट्रवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया। और इसके बाद में जो चैप्टर जो होगा शुरू होगा वो आपका अगले वाले वीडियो से शुरू होगा। तब तक के लिए गुड बाय।